आप विश्वविद्यालय से पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और बीच में जो बैठे हैं आपने डॉक्टर प्रभाशंकर तिवारी जी, जो इस कृषि विज्ञान केंद्र के हेड हैं। आप सभी का एक बार पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत। तो सर, ये हमारा 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण आज प्रारंभ हुआ। तो सर, मैं इसमें आपसे अनुरोध करता हूँ, और सबसे पहले मैं डॉक्टर के जी यादव जी से कि आप अपने इस कार्यक्रम में विचार रखें। डॉक्टर के जी यादव। फोटो ले जाएंगे, फोटो ले ले भाई। देखिए, सभी को पहले मेरा नमस्कार। मंच पर आसीन इस केंद्र के प्रभारी अधिकारी तिवारी जी और हमारे साइंटिस्ट गण और मेरे साथी डॉक्टर पी के सिंह और सबसे महत्वपूर्ण सम्मानित कृषक बंधु जो कि आज इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं इस प्रशिक्षण में। तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं, अभी किसी का हुआ तो प्राकृतिक खेती पर कुछ बात आपसे पहला दिन है, तो सुबह से कुछ सुना, कुछ न कुछ जरूर सुना होगा। और शायद हो सकता है बहुत लोगों को तो नहीं लग रहा होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये प्राकृतिक है क्या। और जो बुजुर्ग लोग हैं और जिनकी उम्र 50 से ऊपर है, तो वो शायद थोड़ा, मैं समझता हूँ, प्राकृतिक को बड़ा अच्छी तरह समझते होंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने मेरा परिचय दिया, डॉक्टर के जी यादव, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ से हूँ और सस्य विज्ञान का प्राध्यापक हूँ। प्राकृतिक खेती के विस्तार हेतु अभी तक बहुत कुछ चल रहा था, मंथन हुआ, इस पे सरकारों ने मंथन किया कि क्या कारण है, हम क्यों इसको बीच में लेके आए, क्यों लेके आए, कुछ आइडिया मिल सकता है क्या, हम क्यों लेके आए, जिस पे चर्चा कर रहे हैं। इस पे जरूरत क्यों महसूस हुई? इसकी जरूरत इसलिए महसूस हुई, आप जाते होंगे कभी बीमार, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन हो जाते हैं तो डॉक्टर आजकल बहुत सारी चीजें लिखने लगे हैं। कभी आपको जिंक लिख देंगे, कभी सल्फर की गोली लिख देंगे, कभी न्यूट्रिशन से रिलेटेड विटामिन लिख देंगे, बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं। तो ये कहीं से कहीं कोई कमी हो रही है हमारे शरीर में, जिससे कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वो तमाम इस तरह की चीजें लिख रहे हैं। तो ये चीजें आती कहाँ हैं? ये सब कुछ चीजें प्रकृति में हैं, सब जानते हैं, लेकिन थोड़ी अनभिज्ञता है या जानकारी नहीं है। उसके अभाव में सरकार ने सोचा कि बहुत सारा 4 घर बना लिए, जबकि पहले एक ही घर में, एक इसमें रहता था, इसमें रहता था, इसमें एक ही आंगन होता था। अब 4 मकान, तो बड़ी जमीन घटी, सड़कें आ गई, अच्छी बिल्डिंगें बनने लगी, लेकिन खराब जमीन पे कुछ नहीं हुआ, अच्छी जमीन पे ही सब कुछ हो रहा है। चाहे गाँव के बाहर आप किनारे से ही तो बस रहे हैं, कहीं ऐसी जगह कोई बसा है कि जहाँ ऊसर पड़ी हो और ऊबड़ खाबड़ पड़ी हो, चलो मकान वहाँ बना लें, कोई नहीं जा रहा हुआ, कोई भले ही चला गया हो लेकिन नहीं जा रहा, सब अच्छी जमीन का ही उपयोग कर रहे हैं। तो जमीन तो हमारी घट रही है, घटने के साथ साथ अब समस्या एक ही है कि इतना खाद्यान्न हम लाएं कहाँ से, तो अच्छे बीज पे आना पड़ा, और बीज जब अच्छे आ गए तो उसको अगर किसी को बलवान बनाना है, तो हष्ट-पुष्ट बनाना है, तो कुछ खाने के लिए अच्छी चीज है, तो फिर खाद का प्रयोग होने लगा, यूरिया से शुरू हुआ, फिर फास्फोरस और डीएपी, फिर पोटास चलने लगी, पहले अमोनियम सल्फेट, तो बहुत सारी चीजें ये बदलाव आए धीरे धीरे। और जब बदलाव आने के बाद क्या हुआ कि एक समय अब ऐसा आ गया, आज से सन 85-86 के बाद काफी एकदम यहाँ बढ़ने लगा, क्या नुकसान ज्यादा होने लगा। और कहाँ रोकेंगे आप नुकसान को? जमीन में हम खाद डाल दिया, अनाज पैदा हुआ, हम उसको खा रहे हैं, भैंस पशुधन के लिए हम जो भी नियार खिला रहे हैं उसका दूध पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो जो हम केमिकल उनको दे रहे हैं खेत में, तो उसके मार्फत वो हमारे यहाँ, हमारे बच्चों में, हमें सब में ये आ रही है। मतलब एक साइकिल ऐसा बन गया। आप हम कह के अनाज बना ले, अनाज से हम शुद्ध हो जाएं, नहीं हो सकते, कि दूध कहाँ से लाएंगे, मीट कहाँ से लाएंगे। अभी भी किसान, क्या बहुत सारे किसान मैंने ऐसे देखे हैं, कहते हैं कि सब ठीक, हम अपना तो कर लेते हैं, बाकी तो आपने अपना कर लिया, आपने पड़ोसी
जब तक आप नहीं करेंगे, पड़ोसी नहीं करेगा, पड़ोसी के बगल वाला नहीं करेगा, बगल वाले गांव वाले नहीं करेंगे नहीं, मतलब तब तक हर आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, नहीं कर सकते। लेकिन निश्चित जो अब पैदावार है वो पैदावार हम प्राप्त नहीं कर सकते। पहले हमारी जनसंख्या कम थी, डिमांड कम थी, आजकल संसाधन बढ़ गए, डिमांड हो गई, पैसा चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं कह मैं यहाँ से कह के चला जाऊं कि आप प्राकृतिक खेती अपना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक होने वाला तो नहीं है, लेकिन कोशिश हमें करनी है। आने वाली अगर ये हाल रहा तो आने वाली जनरेशन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव का मैं एक बात बता रहा हूँ, जो हम लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने सीखा। एक सिद्धांत है कि अगर हमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाश का काम करना है तो नाइट्रोजन हम 4 किलो देते थे और 2 किलो फास्फोरस और 1 किलो पोटाश। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब क्या स्थिति है? मुजफ्फरनगर जिले के आप लोग बता सकते हैं कितना हो रहा है? 2 की जगह कितना हो गया? चंद्रगोपाल में अभी 1 मिनट बात करें, आप कोई बता सकते हैं क्या हो गया? 4 की जगह कितना हो गया? 10 किलो से कम, 10 किलो से कम। जो हम पे एक पूरे इंडिया के आंकड़े आते हैं खाद के खाद हम कितना प्रयोग कर रहे हैं, तो मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली जिसे हमें 4 हिस्सा करना चाहिए वो हम इस समय 22 से 24 कर रहे हैं। एक उदाहरण समझ लो, यहाँ 4 किलो डालना चाहिए वो हम 22 और 24 के बीच में है, और जो 2 किलो डालना चाहिए वो 12 और 14 के बीच में है, और जो 1 किलो डालना चाहिए वो कहीं डालना है या कहीं नहीं भी डालना है। ये तो है आपकी स्थिति। और वैज्ञानिकों ने खोज किया था कि अगर हम 4, 2, 1 डालेंगे तो ये जमीन थोड़ा ठीक बनी रहेगी, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ना नहीं। तो 4 वाला तो हम 22 पे पहुंच गए। मेरठ 18 पे आ गया है, 18-20 है। बुलंदशहर थोड़ा 16 ज्यादा, इधर को हटते चले जाएंगे, ये ऐसे कम होता चले जाएंगे। तो हम तमाम केमिकल ऐसा खा रहे हैं, तो ये तो केमिकल के। इसके बाद अब फसल बचानी है, लेबर आपके पास नहीं, नौकर आपके पास नहीं, किस पशु आपने बेच दिए तो क्या हुआ? खरपतवार खत्म करना तो केमिकल, कीड़ा लग गया तो केमिकल। तो कहाँ जा रहा है? पौधे, पौधे से फलों पे, फलों से कोई चाहे सब्जी खा रहे हैं चाहे अनाज खा रहे हैं, सब हमारे शरीर में होगा। तो इसमें बहुत सारी अगर बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये सब चीजें हमारे स्वास्थ्य को, पर्यावरण को और सभी चीज को खराब कर रही है। और आने वाली जनरेशन का तो भविष्य आप ही लोग जानेंगे या आपके बाद वाले जानेंगे और उनके बाद वाले जानेंगे। बहुत ज्यादा टाइम नहीं अगर ये, तो इसलिए सरकार ने सोचा कि हम बहुत सारा पैसा स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को हम सही टाइम सही खाद्यान्न नहीं दे पाते। तब तक क्या भाई ठीक है, बहुत दिन ऑर्गेनिक चला, ऑर्गेनिक में भी बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। कितने लोग करते होंगे ऑर्गेनिक? बहुत कम। फिर आया प्राकृतिक खेती। तो पहले तो अंतर शायद समझाया होगा, प्राकृतिक और जैविक में जो ऑर्गेनिक खेती है उसमें क्या अंतर है। बाकी तो रासायनिक हम लोग कर ही रहे हैं, जिसमें यूरिया, DAP और जितने कीड़े मकोड़ों को मारने की दवा डालते हैं वो सब रासायनिक खेती है। इस तो प्राकृतिक सन 60 से पहले सब प्रकृति पे ही डिपेंड थे, कोई खाद नहीं जानता था मेरे हिसाब से। तो या जानते हैं तो बताएं, 60 से पहले का कोई होगा, आपको जरूर मालूम होगी, बाकी किसी को शायद पता है। कोई खाद सीमा तक बिगाड़ देंगे। तो एक उदाहरण आपके सामने बहुत अच्छा इस समय चल रहा है, कोई अखबार देखते होंगे, जोशीमठ का हाल देख रहे हैं जी, क्यों खराब हुआ ये? जब जब प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो यही हाल होगा। और वहां क्या हो रहा है मालूम है? पत्थर, ये तमाम बिल्डिंगें आप लोगों ने कहां से बना दी? तुम्हारे यहाँ तो पैदा होता नहीं पत्थर, वहीं से तो लाना है, तो कहीं से तो खुदान हो रहा है। जब तुम जड़ खोखली कर रहे हो तो ये गिरना तो है। कितने पत्थर, कितनी सड़कें, कितने घर, कितने मकान सब कच्चे छोड़ के पक्के बन गए। तो ये सब पहाड़ी क्षेत्रीय आ रहा है हमारे यहाँ। तो एक स्थिति है, वहां तमाम टनल बनाई जा रही है। कहीं टनल मशीनें ही तो कहीं खिसक गई, कहीं ऊपर नीचे हो गई, तो खिसकना तो है। और एक दरार पड़ी तो ये दरार का तो पता नहीं कहाँ तक पड़ती है। तो ये तो जब तो सीधे सा संदेश ये है
कि अगर हम प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो आपको नुकसान उठाना ही है, चाहे वो पानी का हो, बाढ़ का हो, आगे का हो, चाहे वो वन हो, चाहे ये है, तो ये है सब चीजें आपसे संबंधित। और हम जब तक ये सोचते रहेंगे मेरा पड़ोसी कर ले और मैं नहीं करूं, तो अभी काम नहीं चलेगा। इसलिए मैंने कहा पहले पड़ोसी खुद करें, फिर पड़ोसी करें, फिर बाहर वाले करें, फिर समाज करें, तो सब लोग करेंगे तो शायद हो सकता है। यह है प्रकृति को पहले कुछ नहीं करना है। प्रकृति में अगर एक चीज सही हो जाए, सबसे पहले हमारी जो भूमि है ये सही शुद्ध मिल जाए, तो जहां में बीज डालेंगे तो वो भी शायद शुद्ध ही होगा। और जब प्रकृति में हम रासायनिक का प्रयोग कम से कम करेंगे, तो जितने हमारे जीव जंतु हैं प्रकृति में, केंचुए तो सब खत्म ही हो गए होंगे, मार रहे हैं, रोज दवा डाल रहे हैं तो मर ही रहे हैं। तितलियां नजर नहीं आती, चूहे भी बड़ा भले ही नुकसान करते हैं, वो भी बड़ा लाभदायक मित्र हैं। कुछ कीड़े हैं, कुछ मकोड़े हैं, कुछ ऐसे हैं कि कुछ कीड़े मकोड़े खुद खरपतवारों को खा के नष्ट कर देते हैं और हमें बचा लेते हैं। फिर ये बाग वालों को भी प्रशिक्षण दो जी, ये जो है मधुमक्खी नहीं पैदा होने दे रहे, इससे भी फसल पर प्रभाव पड़ रहा है। और जितने जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं जिनको बोलते हैं, केमिकल डालेंगे तो मरते ही जा रहे हैं। तो कहाँ से हम सब करें? और इन सब चीज रोकने के लिए, प्रकृति को मजबूत करने के लिए पहले हमें शुद्ध पर्यावरण करना होगा और मिट्टी को शुद्ध करना होगा। कहाँ से करें? अभी रोज ट्रेनिंग होती होगी, हमारे यहीं होती होगी, जीवांश से एक बड़ा जिक्र होती है। जीवांश पर कितना है जीवांश? आपकी खेती में कई मिट्टी चेक कराते होंगे, 0.2, और 0.2 जो है वो निम्न श्रेणी में आता है, कुछ भी नहीं होता। और होना चाहिए आधे से लेकर 1.5 तक। जब तक हमारी खेती में जीवांश नहीं है तब तक ये आपके रासायनिक भी काम नहीं करते हैं, पूरी तरह से नहीं करते हैं। और यही कारण है जिससे कि हम यूरिया और फर्टिलाइजर पे शॉर्ट टाइम का एक संसाधन ढूंढ लिया है, दे दो, 80-90 दिन काम करेगा, फिर अगली फसल आएगी फिर देखेंगे, तो चलता रहेगा। अगर यही जीवांश हम अपना पैदा कर लें जमीन में, तो जमीन का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, बीज डालेंगे वो भी अच्छा होगा, पैदावार भी ठीक होगी। और केमिकल जो आजकल एकदम तो खत्म प्राकृतिक आ नहीं सकते, केमिकल की भी मात्रा आपकी घटेगी और पेड़ भी मजबूत होंगे, दाना भी होगा और सब बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो इस पे हम आ सकते हैं। लेकिन आज वो बात नहीं होगी, बात प्राकृतिक खेती की हो रही है। तो प्राकृतिक खेती का सीधा सा सिद्धांत है कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं, ना के बराबर पहुंचाएं, और जमीन को हम मजबूत कर लें, तो प्रकृति कहीं आपका साथ दे सकती है। तो सबसे पहले यहीं से शुरू होती है, मिट्टी से। तो मिट्टी को सही करने के लिए क्या करेंगे? खूब रसायन डालेंगे, बंद करना चाहिए, और जीवांश को बढ़ाना चाहिए। जीवांश क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? हमारी गलती है जीवांश बढ़ने में? कहीं नहीं। आर्या जी ने कुछ बताया हो, कितने लोगों पे पशु हैं आपके साथ क्षेत्र में? हो सकते हैं सभी पे ही है, 1-1, 2-2। पहले के इतने हैं। गोबर खाद खेतों में जा रहा है, जा रहा है। ढैंचा हम बोल रहे हैं, ढैंचा बोल रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे भाई, मुझे तो क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे तो ढैंचा कहीं पलटने वाले नहीं मिलते, बाजार में बीज नहीं मिलता जी। अच्छा तो मिल जाता है, अच्छा मिला ही नहीं यार। सुनो कैसी बात कर रहे हो? अरे एक मेरी बात सुनिए, अरे सुन लो, आपने कह दिया बड़ा सीधे से बीज नहीं मिलता, कौन लाएगा बीज? ऊपर से गिरेगा कहीं? ऊपर से हम ही उगाएंगे, हम उगाएंगे। आप लोगों ने जब पैदा ही नहीं करें, क्यों अपने संसाधन को, अपने आराम को, अपने शरीर को आराम देने के लिए बहुत सारी चीजों को हमने ही खत्म किया है। अरे तुम, आप तो बहुत दूर है, अपने बच्चों से पूछो वो खेती में अगर जाना चाहते हो तो बताएं, कोई भी नहीं जाना चाहता। आप बाइक दे दो तो अभी सड़क पे घूमते मिलेंगे, खेत पे सुबह उठ के कितने लोग मेड़ों पे जाते हैं? अरे सरकार ने बंद करते मेरे को जाना, सुबह लैट्रिन बाथरूम जाते, खेत पर जाते। हाँ, वही बंद हो गया। क्यों? दूसरी बात, घर में बनवा घर में लैट्रिन बनवा दी, ठीक है। दूसरी बात, ये जो तू थोड़ा बहुत हम बोले इन्हें खा जा। अच्छा हाँ, बस यही बात मैं अभी अपने मुंह से कहना,
ये आपका आपने नुकसान किया, मैं आपको बिल्कुल टारगेट करता हूँ। पशु किसके हैं? ऊपर से तो नहीं गिरे। आपने गाय पाली, भैंस पाली, हाँ जी। है दूध लिया तो ठीक है, साले छोड़ दो नहीं, जंगल में। कितने रख सके जी? कितने रख सके? अरे सुनो सुनो जी, मैं बताऊं आपको। पहले कहाँ रहते थे? नहीं, नहीं, पहले भी तो मैं आपसे बात आपके मैं बताऊं आपसे बात। पहले भी तो बिकते थे। सुनो, छोटे अरे आराम से लड़ाई छोटे किसान का व्यवसाय था, पशुपालन बेचना। आपका अनुरोध है एक बोलो, एक जवाब दे दो। और से हो गया बंद। कहाँ जाने? हैं? कहाँ जाएंगे आप बताओ? कहाँ जाएंगे? छोटे किसान का व्यवसाय था पशुपालन का बेचना। हाँ, ठीक। वो काम हो गया बंद दिखना। एक पशु को 5 जमीन चाहिए खाने के लिए। ठीक है, जो बात की बात हो गई, महंगा पड़ रहा पशु। नहीं तो वो तो भाई साहब को बता अब सुन लो कुछ। मैंने अरे कुछ अभी इनको भी बोलने दो, आपने तो बोल लिया। फिर बाद में आप नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि पशु खा रहे हैं। सुनो, आपने कहा कि पशु खा रहे हैं। पशु हैं किसके? मेरे तो ये जवाब है ना। सब किसानों के नहीं थे, हैं? मजदूर के भी सब किसानों के नहीं है, व्यापारी के भी है। जो डेयरी कर रहा है व्यापारी, उसके बीघा जमीन नहीं, वो भी छोड़ कर रहा। सब किसान के नहीं है। सारी बात किसान पे लागू करते हैं। डेयरी वाला भी किसान ही है। देखिए आप से जुड़ा व्यवसाय कर रहा है जो व्यवसाय भाई साहब मैं बताऊँ आपको, थोड़ी बात रोक के आप। हाँ रोको। सिंचाई की बात आती है, दोहन वो किसान कर रहा, दोहन आती है, नहीं बात आती है। जबकि एक फैक्ट्री इतना बड़ी एक दिन में दोहन कर दे, एक किसान पूरे साल में नहीं करता, पर सारी चीज किसान करा तू। प्रदूषण की बात आती है कि किसान पुरानी फूक रहा, एक फैक्ट्री वाला इतना प्रदूषण करते, एक गांव भी नहीं करता एक दिन में। एक उन भला को नहीं, किसान सब चीज लागू। ठीक। और कुछ कहना है आपको? कह लो और क्या होती है? जब आप गाँव की बात फिर कहते हैं नहीं, आप कुछ और कहो। और क्यों कहो? आप पहला तो फिर दूसरा कहे। ठीक है, आप सुनो, आपकी एक एक बात का अभी जवाब देता हूँ। आप फैक्ट्री मालिक हैं, ठीक है? ये इतने किसान हैं, आपकी फैक्ट्री पे गन्ना डाला है, उसे और आप गन्ना नहीं उगाएं और नहीं डालने जाएं, सुनना, तो मालिक क्या करेगा? मालिक रस निकालेगा, चीनी बनाएगा और इसे जलाने आने के लिए कुछ तो जलाएगा या क्या करेगा? कोई है ऐसा साधन? जरा एक नंबर एक तुम्हारी पे एक बात का जवाब। हम क्यों गन्ने के पीछे इतने पड़ेंगे? हम कोई प्रदूषण और फैक्ट्री गन्ने को छोड़ दो। अरे सुन तो लो, अरे ये कहाँ की बात है? इतनी बड़ी जनसंख्या, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। एक उदाहरण, बच्चों को कागज की जरूरत है? नहीं है, हैं? या कपड़े पे लिखेंगे? ये फैक्ट्री में ही बनेगा। बनाने के लिए कच्चा माल भी चाहिए, पकाने के लिए लकड़ी, संसाधन, जलाने के लिए कुछ चाहिए। आवश्यकताएं देखिए, एक तरफ तो ये है कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और ये फैक्ट्री भी बंद हो जाएं। ऐसा तो भगवान ही कर ले कि सारी जनसंख्या को बराबर कर दे कि छोटे छोटे लोग। आप बताइए, आपकी कपड़ा पहनने की आवश्यकता है? मैं भी पहने, आप भी पहने। फैक्ट्री में ही बनते हैं, किसी धुन करके या बुन करके यहाँ बनते हैं? तो इसे बनाने के लिए मशीन चलेगी, डीजल खर्च होगा, प्रदूषण होगा। ये रॉ मटेरियल कहीं कच्चा, मान लीजिए किससे बनता है? कहीं सूत आएगा, कहीं धुलाई होगी, कहीं ये होगी, और धुल के पानी बाहर, वो तो पी तो लेगा नहीं कि सब अपना पी ले, कहीं तो बाहर खेत में जाएगा या कहाँ डालेगा। बहुत सारी चीजें देखिए, ये चीजें आप किसी को उदाहरण ले लीजिए, हमारी आवश्यकताओं ने ही देश को बर्बाद कर रहा है। हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ रही। कितने व्हीकल हैं आपके घर में? कितने बच्चे हैं? 2 एक बच्चे हैं। मोटरसाइकिल क्या है? 2 ही है। आपके बाबा पे कितनी मोटरसाइकिल थी? एक पैदल जाते थे, प्रदूषण नहीं था। और अब तो बाइक पर क्या बैठे, उनके बच्चे होंगे वो भी रखेंगे और भी रखेंगे। देखिए, ये ऐसा दोष मत करिए कि फैक्ट्री मालिक की दोषी है। आप भी हैं, हम भी हैं। तो जब हमने शुरू में ही कहा, जब हमने संसाधनों का प्रयोग ज्यादा किया है तो नुकसान तो हमें ही होना है। ये मैं ये नहीं कह रहा, ना बुराई नहीं कर रहा, ना आपकी ना उनकी। हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई, कपड़े बहुत बढ़िया पहने। नहीं, मैं इनकी बात कर दूं, मुझे जवाब तो है। इनका प्रश्न मैं पूछूंगा जी दूसरे से। इसमें विवाद पड़ जाएगा जी। अब ये बताओ आप, हाँ। किसान धान लगा रहा, हाँ, जरूरत के लिए लगा रहा, हाँ, उसकी प्रॉब्लम कहाँ ले जाएगा? संसाधन नहीं है उसके। अरे वो अलग विषय हम बताएंगे वो। मैं उसका भी प्राकृतिक की बात करो भाई। भाई, मैं उसका
न करे बेरा पत्ती देखो एक बात सुनो, अभी प्राकृतिक की बात कर लो, इसी अवशेष प्रबंधन की अगले सप्ताह फिर मीटिंग है, फिर अवशेष प्रबंधन अवशेष प्रणाली प्रबंधन पे ही मैं बात करूंगा फिर। ठीक है, अभी प्राकृतिक बात कर लो भैया, और लोग भी सुने बेकार लगेगा को उनको। वहीं आ जाओ जहां शुरू है। नहीं, हाँ, अरे नहीं, ऐसा है ना, आप 40 लोग हो, दूसरे लोग बुरा मान रहे हो कि भाई ये क्या कोई आदमी 3 आदमी हाँ सब इस चीज से पीड़ित कुल मिला के ये है जो मैंने शुरू में कहा, आपने शायद इसका मतलब बात सुनी नहीं। हमारी जो आवश्यकताएं बढ़ी हैं, इतनी बड़ी जो जनसंख्या है, इसको अनाज चाहिए, ये चाहिए, संसाधन चाहिए, तो ये चीजें सब डिस्टर्ब हो रही हैं, चाहे हमारी हेल्थ हो चाहे ये हो, और इसे बढ़ाने के लिए हम केमिकल पर आए। अब जब बहुत बड़ा नुकसान होने लगा, मैं फिर दोबारा करूं, बहुत बड़ा नुकसान हमारी जान माल सबका होने लगा है, तब इसलिए हमें फिर यहीं आना है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप लोग माने, मैं भी किसानी का ही बेटा हूं और किसानी हूं, मैं भी नहीं मानूंगा, आप भी नहीं, लेकिन कोशिश करिए कुछ स्तर तक प्रकृति से जुड़ के काम करिए। मेरा एक तो ये है, प्रकृति से जब जुड़ेंगे, सबसे पहले जमीन को सही करेंगे, सबको जमीन में सही करेंगे तो जीवांश को बढ़ाएंगे। जब जीवांश बढ़ जाएगा तो हमारी हो सकता है, जब जमीन मजबूत हो जाए तो केमिकल की आवश्यकता कम हो जाए, कीट लगने की आवश्यकता कम हो जाए, पानी की आवश्यकता कम हो जाए, ये देख लेना, ये गारंटी है। और अब तुम मंच में के तो बैठ बोलने वाले कई लोग नहीं, मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा कि जीवांश जिस खेत में अच्छा जीवांश है, पानी की कम जरूरत है, खाद की कम जरूरत है, कीड़े कम लगते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता, जो मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि इन्होंने तो कर लिया, बाकी चारों तरफ तमाम कीड़े ही कीड़े हैं, तो ये कहां तक बचा लेंगे? सही है, बात सही है। ये बात सही है। मैं बात ये कह रहा हूं, हमें सब लोगों का मिलकर ये काम करना है, जीवांश को बढ़ाना है, मिट्टी को शुद्ध करना है। अब मिट्टी को शुद्ध करने के लिए और उसमें ताकत के लिए, और जो कि फसल जीवाणुओं पर आधारित होती है, जीव जंतुओं पर लाभदायक, चाहे वो केंचुआ है, चाहे जीवाणु है, चाहे तितलियां हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे चूहा है, बहुत सारे ये मित्र हैं। इन चीजों को हमें पुनः स्थापित करना पड़ेगा प्रकृति माने के, और रासायनिक को कम करते करते एक सीमा तक हमें इन्हें छोड़ना पड़ेगा, तब तो हम प्रकृति की ओर जाएंगे। आज मैं कितना भी बक के चला जाऊं, मैं तो बहुत स्पष्ट बोलता हूं किसी भी स्टेज पर कि आप कहेंगे आज ही से हम प्रकृति में घुस जाएं, किसी में दम नहीं है कि जो घुस जाए। मैं यहां से कह रहा हूं, तो हमें अपना सोचिए। और दूसरी बात, अब मैं अपनी बात को पलटता हूं, हो सकता है ये कम करें, देख के ये भी आ जाए, ये आ जाए, और एक दिन वो आए कि सब लोग प्रकृति पर आ जाए, तो ये होगा। और इस समय प्रकृति पे जब आने से पहले ये नुकसान भी होगा आपको कि पैदावार उस लेवल की नहीं, क्योंकि हर आदमी की पैसे की जरूरत है, हो सकता है वो का। लेकिन जब हमारा शरीर, हमारा पर्यावरण और हम आसपास हम स्वस्थ हैं, तो शायद हो सकता है इसका लाभ हमें आगे जनरेशन को मिल जाए। नहीं तो आप देखिए कितना नुकसान हो रहा है, अभी नजर नहीं आ रहा नुकसान। आपको पता है ये प्रकृति की और जो रसायनों की प्रतिक्रिया के कारण हमारी उम्र बहुत नीचे आ गई है, 65-70 साल पहुंच गई है। तमाम भी हार्ट अटैक होने लगा है, कहीं ब्लड प्रेशर होने लगा है, कहीं क्या कहते हैं डायबिटीज होने लगी है, कहीं लंग्स खराब होने लगे हैं। पहले तो नहीं, पहले तो आदमी जरूर थे, लंबे समय तक जीते थे, तब मरते थे। जरा सोचिए थोड़ा, मैं इस बात को कह रहा हूँ। बाहर से स्वस्थ दिखाई देती है, अंदर से नहीं है। हाँ, तो उसका कारण पॉल्यूशन ही है। अब क्या है, अब आइए वहीं फिर खाद्यान्न खा क्या रहे हैं, चावल गेहूं। कितने लोग ज्वार बाजरा मक्का काकोन सवा कोदों काकोन आज से जो 50 साल पहले थे, तो ये कहां से आएंगी? तो प्रकृति अकेले मिट्टी को सही कर लें, मिट्टी के साथ संसाधन को सही कर लें, संसाधन के साथ हम ऐसे पुरानी देसी प्रजातियों को दोबारा स्थापित करने के लिए हम फिर जोर दे रही है सरकार। और सरकार को कोई अपने के लिए फायदा नहीं है, आप लोगों के लिए काम करती है। हमारी सोच है यार कि बकने दो क्या, अभी नया मोटे अनाज का इस वर्ष पूरे मोटे अनाज पे काम चलेगा। मोटे अनाज तो सब जानते ही होंगे, ये नहीं कि वो मोटा दाना है तो मोटे अनाज है। ज्वार बाजरा मक्का काकुन सवा कोदों मड़ुआ ये सब मोटे अनाज गिने जाते हैं, चना मटर। तो इन चीजों पे हमें आना पड़ेगा। तो इससे पीछे मैंने पूरा टॉपिक इसलिए नहीं किया, कुछ चीजें इनको पूरी करनी है इससे संबंधित। तो इनके लिए करना क्या है, इनके लिए करना है गौ आधारित खेती।
आर्या साहब ने शायद जिक्र भी किया होगा, और इनके यहाँ जाके देख लीजिए, मैं तो 2-3 बार हुआ यहाँ इनके यहाँ, एक भी बूंद, एक भी दाना केमिकल का प्रयोग नहीं है, और आपकी जैसा ही गन्ना खड़ा है, बढ़िया ही खड़ा है। वो अलग बात है कि दोनों एक ही रेट में बिकते हों। हाँ, अब मार्केटिंग की जिम्मेदारी मेरी नहीं है ना, हमारी किसी की है, तो और सिर्फ गाय से ही करते हैं, गाय के पेशाब का यूज करें, चाहे गोबर का यूज करें, चाहे उसका करें, बाकी चीजें ये डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं उसको नहीं लेके आ रहा। तो मेरा मानना है प्राकृतिक खेती पर जीवांश को, और सब प्रथम हमें जमीन को सही कर लें, और ये गन्ने की पद्धति को मैं नहीं कहूंगा, गन्ने में एक आराम जरूर है कि एक बार बो के पूरी साल आराम से चादर तान के सोते हैं, और फसलें बोएंगे तो बार बार आपको खेत पे जाना, कटाई करना, मड़ाई करना, रखना, ये है। तो इन चीजों को भविष्य आ गया है समय, इन्हें लाना ही पड़ेगा प्रकृति में। और जो प्रकृति का मतलब ये भी नहीं है, प्रकृति में आप जो कोई पहाड़ों पे गए होंगे, वहां क्या कोई खेती बार बार ट्रैक्टर जुताइए, प्रकृति को जितना कम से कम डिस्टर्ब करेंगे, दोहन कम करेंगे, ये जमीन प्रकृति में आज कहने लगा, तो इसको भी हमें बार बार जोतना नहीं है, बहुत कम जोतना है, चीर के दाना डालने हैं। तो आप जोतेंगे, पैसा भी हमें नहीं करना, जोतेंगे तो बढ़िया खरपतवार जमेंगे, फिर उस पर खर्चा करोगे, फिर दवा डालोगे, तो इसके लिए कम से कम हम डिस्टर्ब करें जमीन को, और उसमें जीवांश को ज्यादा से ज्यादा ले जाएं, इसको हम स्वास्थ्य सही कर लें, तो बहुत सारी चीजें पायदान से यहीं से शुरू हो जाती हैं। और ये सब कहाँ से होगा? पशुओं का गोबर है, चाहे बिछावन है, चाहे पेशाब है, चाहे घी है, चाहे मट्ठा है, बहुत सारी चीजें हैं। डिस्कस लंबा ये करेंगे, अगर मुझे टाइम दे दें तो मैं ही कर दूंगा, वो मुझे कोई परेशानी नहीं। तो इन चीजों से फिर आना पड़ेगा। और वही बात देसी का क्या, मैं एक बात नहीं समझ पाया कई जगह यार, देसी गाय का तो मैं क्या ही, कल किसी ने मुझसे पूछा क्या जो कौन सी गाय होती है, साहिवाल नहीं, साहिवाल शंकर गाय भी कुछ काम करती हैं। तो उसका सर ऐसा है, क्योंकि जो हमारे यहाँ जैसे HF है, जर्सी है, ये गाय भी प्योर अमेरिकन नहीं है, क्योंकि ये देशी गाय के क्रॉस से तैयार की गई है, तो इनके गोबर में भी कुछ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट यही आंसर मैंने वहां कहा, मुझे कहीं से फोन आया था, तो उन्होंने कहा कि यार, मैंने कहा ऐसा सोच नहीं है, लोगों को अभी भी ये भ्रम है कि ये गाय बढ़िया काम, देसी गाय थोड़ा अच्छा काम करती है, वो जो ठाठ होती है, जैसे ठाठी बोलते हैं, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, जीवाणु या ऐसी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ते आए हैं कि उसका प्रयोग करते हैं, चाहे वो दूध के, घी के, मट्ठा, दूध, दही, सारी चीजें अगर हम खेत में प्रकृति में लाते हैं तो उसका बहुत फायदा मिलता है। ये मेरा कहना था। तो हम प्राकृतिक खेती पे काम करें और कम से कम डिस्टर्ब कम करें पर्यावरण को, केमिकल को थोड़ा बचा के, थोड़ा क्या ना के बराबर। तो मैं तो यही आपसे अनुरोध करूंगा, अपने से ही शुरू करिए, थोड़े हिस्से से ही भले करिए, लेकिन कभी तो बदलाव आएगा। अगर हमारे पास 50 बीघे जमीन है, 5 बीघे से स्टार्टिंग करें, लेकिन पूर्ण रूप से करें। मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल, मैं यहाँ से शुरू करिए, और ये ही तरीका है। और पहले में तो ऐसी पटकी लगेगी, सारा एक साथ लेके उठ नहीं पाओगे, तो वहां से शुरू करिए, पहले अपने घर में ही करिए। ये करेंगे तो ये पड़ोसी करेंगे, ये करेंगे, अपना गांव जब सब ये खाने लगेगा तो एक्सेस होगा, दूसरे को चला जाएगा। लेकिन एकदम नहीं सोचिए, चाहे यहाँ मैं बोलूं, चाहे ये बोले, चाहे ये बोले, एकदम नहीं कर सकते। देखिए, जैसे आप लोगों ने बात किया, डॉक्टर साहब भी विश्वविद्यालय से आए हैं, तो डॉक्टर साहब मैं ये बता दूं कि ये जो 40 किसान बैठे हैं, इसमें मैक्सिमम लोग वो हैं जो ये इसकी प्रति रुचि अपने आप दिखाया है। ये ऐसे जबरदस्ती नहीं बुलाए गए हैं ये, क्योंकि ज़्यादातर क्यों आप बताइए, ज़्यादातर ऐसे हैं जो खुद रुचि दिखाए हैं कि हमें ये करना है। सच्चाई है, बताओ, क्योंकि पहला बैच भी ऐसा ही था, सबको समाहित नहीं कर पाए थे हम, तो कुछ लोग उसमें से भी रह गए, तो कुछ अपने आप ये लोग निकल के आए हैं कि हमें ये प्राकृतिक खेती पर करना है प्रशिक्षण। तो इसका मतलब ये इंटरेस्टेड किसान है, ये जरूर कुछ ना कुछ करेंगे और करके आगे ये सफल बनाएंगे। तो जहाँ तक रही कमर्शियल उत्पादन की और मार्केटिंग में देखिए, जो शुरू में आएगा थोड़ा सफर उसको करना पड़ेगा, बाद में मार्केट बन जाएगा। डॉक्टर साहब कई साल से हैं, योगेश जी कई साल से हैं, इनके पास तो बच ही नहीं रहा है।
हम ले जा रहे हैं तो हमारा पड़ोसी मांग रहा कि डॉक्टर साहब एक डिब्बा हमें भी ला दीजिए, चाहे 120 या 140 का जाती है। तो कहने का मतलब प्रोडक्ट में दम तो है। आप ये बैठे पता पूछ लो, कई दिन से मांग रहे हैं, दे नहीं पा रहे क्योंकि टाइम नहीं इनके पास। ये सर्विस भी तो करना है, फुल टाइम नहीं है। योगेश जी भी पूर्ति नहीं कर पा रहे, और भी कई लोग हैं। तो कम से कम इसकी डिमांड तो है, ऐसा नहीं है। और आप में से जितने बैठे अगर मिलने लगे नेचुरल तो आधे भी मांगने लगेंगे, आगे 120 का एक डिब्बा तो दे ही दे मुझे। तो मार्केटिंग तो है, आपको उत्पादन करने की बात है। अब बहुत ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है, अब ऐसा नहीं एकदम नए नहीं है। आप प्लेटफॉर्म इन लोगों 4-5 साल से बना दिया है, आप करेंगे तो जरूर आपको बाजार मिलेगा। ठीक है ना? ठीक है सर, एक मिनट से एक चीज और देखिए, सरकार ने इसको आपको बताया, जो अभी सबसे पहले प्रथम चरण में इन्होंने कौन सा, जो गंगा बहती है, गंगा से 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर इधर, बीच में ये गंगा बह रही है, तो यहाँ से शुरुआत की है। क्या है कि एक तो क्यों किया है कि कोई बता सकता है, हम ये तुम्हारे खेत क्यों नहीं ले रही, या क्यों नहीं, ये गंगा के किनारे क्यों लिए? शुद्ध जल, पवित्र जल, गंगा प्रदूषित ना हो, पवित्र जल, गंगा प्रदूषित ना हो। हाँ, अभी क्या है कि जो रासायनिक खाद है, अगर गन्ना, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं 5 किलोमीटर तक इसको प्रतिबंधित करिए, इस तरह की खेती करेंगे। तो क्या होगा, जो पानी वर्षा का होगा 5 किलोमीटर का, वो गंगा में अगर नहीं आएगा तो 2 फायदे हैं। एक तो वो गंगा शुद्ध बहेगी और रसायनों की मुक्ति मिलेगी, और वहां पर मतलब थोड़ा पानी की नमी है, आसानी है, बहुत सारी चीजें खेतों को लौट पटट करने का कम है, ये देखा गया है। तो रासायनिक नहीं, वहां से एक्सेस उत्पाद होगा तो आपको पड़ोस को मिलेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे लोग करने लगेंगे। इसलिए ये आया अभियान, गंगा के किनारे का क्षेत्र पहले लें, जिससे हमारी गंगा भी शुद्ध होगी, पानी का उपयोग भी हम कर सकते हैं, दूसरे प्राकृतिक से जुड़ सकते हैं। क्योंकि गंगा के प्रकृति, उसमें बहुत जीव जंतु नजदीक रहते हैं, जहाँ पानी है, संसाधन है हमारे खाने पीने की, तो बहुत सारी चीजें सो है। तो अपने मित्र कीटों का ध्यान रखिए, और पुरानी चीजों का, और जैसे चाहे देसी खाद है, चाहे जिप्सम है, चाहे पोषक तत्व है, अब वो थोड़ी परंपरा हो गई प्रधान लोगों के, सरकार के, क्या हर गांव में खरंजे बन गए। नहीं तो पहले गांव के क्या था, कूड़ा करकट झाड़ू पोछा किया, सब घूर में वहां से गया, सब खेत में। पानी का क्या हो रहा है, जो आप कह रहे हैं, पानी पहले तो हर गांव का पानी इतनी से इतनी दूर तक नहीं बहता था, वहीं सूख के खत्म हो जाए, अब खरंजे बन गए। नहीं तो पानी को इसलिए कम हुआ है, ऐसा नहीं कम हुआ है पानी की, ये मैं बताता हूं, पानी ना तो एक बूंद खत्म हुआ है और ना खत्म होगा, लेकिन हमारी गिरफ्त में नहीं है। पहले नल चलते थे, वहीं पानी, नाली चलती थी गांव में, वहीं सूख नीचे चला जाता था, कुएं थे, सब तालाब थे, नदियां थी, सब पानी रहता था। अब क्या है, बारिश हुई, खाड़ी में चला गया, वहां से उड़ा, बरस गया, नहीं तो नहीं बढ़ गया, प्रकृति का वायुमंडल ही खराब हो गया। तो ये पानी का जो दोहन का कमी इसलिए आ रही है कि बहुत सारी चीजें, पक्के मकान और ये सब कुछ हो गया। चलो डॉक्टर साहब, ठीक है, धन्यवाद। तो ये चीजें हमें लौट के आई थोड़ा। जी धन्यवाद सर, अब समय काफी तेजी से भाग रहा है। हाँ, वही तो है। मैं डॉक्टर पीके सिंह सर से अनुरोध करता हूँ कि वो हमारा और किसान भाइयों का चलिए, सम्मानित मंच और सम्मानित हमारे किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। और काफ़ी देर से बैठे हैं, सुबह से आप सुन भी रहे होंगे, प्राकृतिक खेती की चर्चा हो रही है ना। जैसा तिवारी जी ने बताया कि आप लोगों का भी इंटरेस्ट है कि प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक है, और सरकार की भी प्राथमिकता है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। उसमें परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ पे यही कृषि विज्ञान केंद्र पे आपने अगर फील्ड पे देखा होगा, 3 तरह के ट्रायल लगे देखे होंगे, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? कुछ लोग देखा, कुछ लोगों ने देखे होंगे, कुछ ने नहीं देखे होंगे, तो देख सकते हैं। क्योंकि ऐसा है ना, कह दो वो बात आई गई हो जाती है, खत्म हो जाती है किसी चीज को कहा जाए। परंतु कोई चीज है जब सामने हो रही है, या हमारी आंखों के सामने कोई, आप ही किसान भाई आप ही कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं, और आपको एक दूसरे को देख के जो जागरूकता पैदा होगी, करने की ललक पैदा होगी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कहीं बात सुनी वो तो आई गई हो जाएगी। तो इसी वजह से देखिए ट्रायल भी लगाया गया है, 3 तरह के ट्रायल लगाए। यादव जी ने भी बताया आपको कि कन्वेंशनल, जो कि पहले से आप करते चले आ रहे हैं, उसमें कितना रासायनिक दे रहे हैं, वो भी बताया कि रासायनिक तत्वों का मतलब असंतुलित मात्रा में यूज कर रहे हैं,
जो 4:2:1 होना चाहिए था वो डिस्टर्ब हो गया। और वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो आपका ना नाइट्रोजन सही तरह से मिलेगा, ना फास्फोरस सही तरह से मिलेगा, ना पोटास मिलेगा। सीधी सी बात है, जो कहा जाता है ना अपच हो जाती है, तो उस तरह से मृदा का स्वास्थ्य भी हो गया खराब। जब चीज कोई खराब हो जाती है तो सुधार की बात आती है। जब कोई कहना चाहिए क्रिटिकल स्टेज आती है तो उसके बाद सोचा जाता है कि इसमें किस तरह से सुधार किया जाए। तो प्राकृतिक खेती की बात आ रही है और सरकार ने भी प्राथमिकता के आधार पर, अगर आपने देखा होगा लास्ट ईयर जो बजट एलोकेट किया था, जो बजट का आवंटन किया था, उसमें प्राकृतिक खेती पे भी बजट दिया था कि इतने 1000 करोड़ प्राकृतिक खेती पे भी पैसा खर्चा होगा। और जो बात आई थी कि गंगा का बेसिन एरिया जो इधर से शुरू होकर बुलंदशहर और पूरा बिजनौर से शाहजहांपुर तक एरिया जा रहा, और ये डास्क के माध्यम से ऑलरेडी चल भी रहा है काम। एक डास्क भी है जो इसकी प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में काम कर रहा है, और उसमें ज्यादातर सब्जियां और पालेज इस पे काम हो रहा है और फसल भी ले रहे हैं उसमें। उसके लिए भी एक प्रोजेक्ट आया था कि इनका मूल्यांकन किया जाए और इनकी संस्तुति की जाए। प्राकृतिक खेती में अभी कोई संस्तुति नहीं है कि कौन कितनी मात्रा कितनी डालनी है। अगर इसमें कोई कम ज्यादा भी हो जाता है तो कोई नुकसान की बात नहीं है। जो जैसे खाद फर्टिलाइजर में बात आती है ना, केमिकल में जब इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं या पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, अधिक मात्रा में डाल देंगे नुकसान होगा। जैसे केमिकल है 1 से 2 ml पर लीटर ऑफ पानी, 1 से 2 ml अगर कोई भी इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं या फंजीसाइड डाल रहे हैं तो इतनी मात्रा डालनी चाहिए, परंतु ज्यादा डालते हैं। ज्यादा डालने से क्या होता है, नुकसान होता है। तो प्राकृतिक में जबकि ऐसा नहीं है, और उसमें हमें प्रयोग क्या करना है, गाय का ही गौमूत्र चाहिए, गाय का ही गोबर चाहिए, और हमें जो देसी चीजें नीम की निमोरी होती हैं उनको भी नीम की पत्ती यूज कर सकते हैं, लहसुन यूज कर सकते हैं, करंज यूज कर सकते हैं। ये आपको बताएंगे कि क्या क्या, जैसे जीवामृत है, बीज को ट्रीटमेंट किससे करना है, हम जनरली किससे करते हैं, फंजीसाइड यूज करते हैं। बाविस्टीन है, कार्बनडाजिम है, ये सब केमिकल है, इससे ट्रीटमेंट करते हैं। परंतु प्राकृतिक में हम क्या करेंगे, बीजामृत और जीवामृत। ये आपको बताया भी जाएगा कि बीजामृत कैसे बनाना है और जीवामृत कैसे बनाना है, और इससे ट्रीटमेंट करेंगे उसके लिए बीज को। और रही कीट बीमारियों की बात, कीट बीमारियों को दूर करने के लिए ब्रह्मास्त्र है, अग्न्यास्त्र है, इसका उपयोग करेंगे। आच्छादन, जो फसल अवशेष की कोई बात कह रहे थे अभी पीछे से, ये फसल अवशेष परियोजना भी चल रही है, और उसका भी माध्यम वही है कि हमारी मृदा को स्वस्थ बनाए रखना है। चाहे हम किसी भी फसल के अवशेष हैं उनको मृदा में इनकॉर्पोरेट कैसे करें, यानी कि सड़ाएं गलाएं कैसे, उसके लिए बहुत सारी मशीनें भी दी हैं कि भाई चॉपर है, मल्चर है, उससे पत्तियों को छोटा कर लो, उसके बाद उसे जमीन में जोत दो। जमीन में मिल जाएगा तो उसमें यूरिया भी डाल के लोग पहले करते थे, जो गलाने का काम करते थे फसल के अवशेषों को। परंतु अब पूसा डिकम्पोजर भी आ गया है, तो पूसा डिकम्पोजर भी यूज कर सकते हैं आप उसको। तो ये है कि कहने की बात है कि मृदा का कार्बन का स्तर हमें बढ़ाना है, मृदा का प्रदूषित होने से बचाना है, और उसमें कार्बनिक तत्वों की मात्रा को बढ़ाना है। तो उससे जैसे यादव जी ने भी बताया कि साहब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जल धारण क्षमता। और कहने की बात है कि देखिए दिन बाई दिन कुछ ना कुछ समस्या आ रही हैं कि मृदा का स्वास्थ्य घटता जा रहा है, वाटर टेबल नीचे हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के लिए भी कुछ इस तरह की किस्में निकाली गई हैं कि जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन दे सके। इसी उसमें बायोफोर्टिफाइड वैरायटी भी आपने शायद नाम सुना होगा, जो यादव जी ने भी कहा था कि साहब किसान डॉक्टर के पास जाते हो तो जिंक आयरन बताता है कि जिंक भी लेनी चाहिए। भाई हमारे शरीर में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, जिंक हमें भी आवश्यक, जिंक हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक है। जिंक फसल को भी दिया जाता है, आयरन भी दिया जाता है। तो ये क्या क्या तत्व जो आवश्यक है वो उसकी पूर्ति हमारे शरीर में कैसे होगी,
तो वो बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज हैं जिनमें जिंक और आयरन की अधिकता है, तो उनका प्रयोग करना चाहिए। और ये आपको जीवामृत, बीजामृत, अग्न्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, आच्छादन, बाष्पा, ये सब मेथड है जो इसमें प्राकृतिक खेती में प्रयोग करे जाते हैं। तो इनका आपको प्रयोग करना है और किस तरह से करना है ये सब आपको इसी लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आप इसको सीखें, करें और अपने थोड़े से एरिया में इसको करके देखें। देखो ज़्यादा एरिया में आप शुरू में नहीं कर सकते हो क्योंकि लागत तो आएगी परंतु उत्पादन कम होगा। तो धीरे धीरे किसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि थोड़े से एरिया में इसको करके देखें और जब एट पार उत्पादन आ जाएगा 2-3 साल के बाद, चौथी साल से, तब आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं और बढ़ावा भी दे सकते हैं। और आजकल लोगों में इतनी अवेयरनेस है कि नेचुरल ऑर्गेनिक की बात आती है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल हो चाहे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्ट हो, आजकल माध्यम भी बहुत है खरीदने के लिए। आप अमेजोन जानते होंगे या अमेजोन पे भी आजकल हर चीज ले लीजिए, आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डालिए, ऑर्गेनिक गुड़ डालिए, वो उस पर मिल जाएगा। तो लोगों में अवेयरनेस भी आई है, ऐसा बात नहीं है, और लोगों की मार्केटिंग भी हो रही है। जैसे अभी आर्या जी के लिए कह रहे थे, जैसे तिवारी जी बता रहे हैं कि हमारे पड़ोसी मांगते हैं परंतु प्रोडक्शन नहीं है, कम है, तो उतना समय नहीं दे पाते, हो नहीं पा रहा है। तो लोगों की डिमांड है, ऐसा नहीं है कि, और रेट भी मिल रहे हैं लोगों को जो कर रहा है इस क्षेत्र में। तो यही मेरी गुजारिश है आप लोगों से, थोड़ा सा प्राकृतिक खेती के लिए एरिया करें, दूसरों के लिए नहीं तो अपने लिए तो करें, कम से कम अपना जो घर की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर लें और धीरे धीरे भी बढ़ावा मिलता है। अगर वो सफल रहा तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। मेरे को यही कहना था। धन्यवाद। अब आप लोग चलो ये आप लोग चलो 10 मिनट अभी और बात आइए ना, है ना। अच्छा चलिए, क्यों इन्हें खाना नहीं? खिलाइए। नहीं ये कुछ अपनी बात करेंगे, मैं आप लोग को बताया, इसका सार तो करेंगे। नहीं सही बात है, कोई जरूरत है तो खेती करिएगा, बहुत जरूरी है। देखिए ऐसा है, जब नई चीज कोई आती है ना, देखिए जब कोई नया विषय आता है तो दो बात आती है, उत्सुकता और आशंका। उत्सुकता तो इस बात की रहती है कि भाई ये है क्या समस्या, मतलब जो हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती, उसको जानना चाहते हैं लोग कि भाई प्राकृतिक खेती है क्या, कैसे होगी। आशंका ये रहती है कि हो भी पाएगा कि नहीं, और हुआ तो प्रोडक्शन घटेगा कि नहीं। अब आप ये देखिए, प्रोडक्शन हमेशा, जैसे आप रासायनिक खेती करते आ रहे हैं तो हमेशा एक जैसा प्रोडक्शन उसमें भी नहीं रहता, कभी कम रहता है, कभी ज्यादा रहता है ना। हर फसल का, गेहूं का, गन्ने का। अब पिछले 2 वर्षों से आप देखिए, क्या गन्ने का आप जिस तरह से पिछले वर्षों में आपने लिया है, गन्ने का उत्पादन ले पा रहे हैं? पिछले 2 वर्षों से काफी डाउन चला गया। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि जैसे इस बात का डर है ना कि भाई हम प्राकृतिक खेती शुरू करेंगे तो पैदावार घट जाएगी। अब भी तो घट गई भाई, रासायनिक खेती में भी तो घट गई। अगर एक खेत में प्राकृतिक करके भी घट गई तो कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ जाएगी, है ना। और मेरा कहना ये है, 6 साल के अनुभव के आधार पर मैं ये कहता हूँ कि यदि आप पूरी चीजों को समझ के सारी चीजें एक साथ लागू कर दोगे तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं घटेगा। और अगर घटा भी तो आप ये भी, जैसे गन्ने की बात करें कि आपका उत्पादन, मान लो आपने जो है, जो गन्ने की उत्पादन लागत है 1 बीघे में कितनी मान रहे हैं आप? 12-13 हजार या कम है? कितनी 1 बीघे में कितनी लागत आ रही है गन्ना पैदा करने? ज्यादा आ रही है, तो मैं कम बता रहा हूँ, है ना। तो 50% खर्च आपका प्राकृतिक खेती में कम हो जाता है। और यदि हम 12,000 की लागत माने, 6,000 रुपए बच गए आपके, तो 6,000 रुपए का मतलब लगभग 17-18 कुंटल गन्ने, है नहीं। तो अगर आपका 60 भी निकल गया तब भी आप 80 वाले के बराबर हो। और जबकि इस वर्ष 80 कुंटल के खेत गिने चुने हो पाओगे जनपद में, है नहीं, है नहीं।
ठीक है, मान लो एक खेत किसी का निकल आया, उसको आप एवरेज नहीं कह सकते, वो एवरेज उत्पादन नहीं होता, एवरेज टोटल का ही होता है जी। हाँ टोटल का ही होता है, ठीक है जी। तो इसलिए अच्छा, कल एक तो मैं ही कह रहा था, कल आप 11 बजे तक आ जाओ जरूर। कल 2 काम हमें करने हैं, क्योंकि यहाँ शुरुआत करने से ही होगी। और ज्यादातर लोग ये बात भ्रांति में रहते हैं, ज्यादातर कोई डर है कि जैसे अब चर्चा करें ना, तो कहते हैं कि जी गन्ना नहीं हो सकता, क्यों? कि गन्ने को खुराक ज्यादा चाहिए, इसलिए गन्ना नहीं हो सकता। मेरा कहना यह है कि गन्ना सबसे आसान है करना प्राकृतिक रूप से। वो पूछो क्यों? गन्ना तो हार्डी फसल है, सख्त फसल है, साल भर की फसल है। तो एक तो इस वजह से सफल कार्यक्रम है कि साल भर तक खेत में रहता है। तो एक बार बोल दिया, साल भर तक यदि आप जमीन को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो जो मैं कह रहा था आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो वो संभव है गन्ने में। सब्जियों में बार बार छेड़छाड़ करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। एक तो ये बात लंबे समय तक फसल रहती है। दूसरी बात ये कि कोई कीड़ा बीमारी आ भी जाता है। देखो इस बार 0238 में रेड रोट पूरा है, उगटा भी है, और सारे बोरर हैं, रूट बोरर भी है, स्टेम बोरर भी है, और टॉप बोरर भी है ना। सारे बोरर हैं इस बार गन्ने में, और इसके गन्ने की फसल तबाह हो गई इस बार। तो अब परिवर्तन की आवश्यकता है दोनों ही वजह से। मतलब हम भी बीमार हैं, हमारी फसलें बीमार हैं, हमारे पशु बीमार हैं, और जमीन बीमार है, तो इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता है। तो मेरा आपसे अनुरोध यह है कि 1 एकड़ 3 बीघे 2 बीघे से आप प्रारंभ करके देखो, और शुरुआत में सिस्टम को जोड़ने में आपको ज्यादा मशक्कत सी करनी पड़ेगी, है ना। फिर आप जब रूटीन में आ जाएंगे, फिर ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। क्या है कि जैसे अभी मैंने बताया था कि इसी साल जैसे आप शुरू करेंगे तो 400 लीटर जीवामृत चाहिए 1 एकड़ के लिए, हर पानी पे चाहिए। जब आप करते जाएंगे तो फिर ऐसी स्थिति आएगी कि आपको जीवामृत देना भी बंद करना पड़ेगा, है ना। पंतनगर का एक रिसर्च पेपर छपा है अभी, तो हम लोग कुरुक्षेत्र गए थे ट्रेनिंग के लिए, इसी के हम लोग की भी ट्रेनिंग होती है ना। तो वहां पंतनगर के साइंटिस्ट ने वो पेपर प्रेजेंट किया, तो 12 साल में उनके खेत का ऑर्गेनिक मैटर 0.3 से 2 के आसपास आ गया 12 साल में। और जो फसलें उन्होंने ली, उनकी जो उत्पादन क्षमता है, मान लो जैसे गेहूं से हम 6 कुंटल ले रहे हैं या 5 कुंटल ले रहे हैं, उससे भी उत्पादन ज्यादा आ गया। और कुछ फसलों में धान में उन्हें क्या करना पड़ा कि जीवामृत लगाना बंद करना पड़ा, नहीं तो बढ़वार और होती गई, है ना। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जमीन इतनी समृद्ध हो जाएगी आपकी कि फिर आपको बाहर से कुछ डालने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ये सूक्ष्म जीवाणु सब काम करते रहेंगे, ठीक है जी। तो आज की बात बस इतनी थी, यही बात मुझे आज कहनी थी। कल आप समय से जरूर आए, क्योंकि कल 2 काम करने हैं। पूरा गन्ने की खेती कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कब बोएंगे, क्या क्या उसमें क्रिया करनी पड़ेगी, वो सारा, और जैसे जीवामृत 1-2 चीज आपको बना के दिखाएंगे कि कैसे ये बनाया जाता है। और फिर बाद में इस समय ये समापन समारोह होगा, उसमें हम जो है प्रयास करेंगे किसी चीफ गेस्ट को बुलाने का, और आपको सर्टिफिकेट भी, प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे, ठीक है। अब आइए चलते हैं, भोजन करते हैं, और उसके बाद फिर प्रस्थान करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।